वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी देखने जा रहे हैं कैसी सुपर मूवी जिसके क्लाइमेक्स में आप जरूर इस सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी ब्रिलियंट मूवी हमने कैसे मिस कर दी भाई। एंड इसका मैं ज्यादा इंट्रो देने वाला हूं नहीं, वरना इसके ट्विस्ट खोलने पड़ेंगे और मूवी देखने का मजा नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि 4 सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन एक घर में बंद हैं और ज्यादातर ना बाहर नहीं निकलते। क्यों यार, लेकिन ये लोग इस तरह छुपकर क्यों रहे, यही सभी का क्वेश्चन होना चाहिए। और खासकर किससे डरकर इस तरह ये घर में बैठे हैं, यही है वो मूवी का राज जो एंड में बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट के साथ रिवील होगा। तो आप ये जरूर कहेंगे कि यार इतना खतरनाक ट्विस्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। हाँ, आपको ऐसा कहने पे मजबूर करेगी ये साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री जिसका नाम है मैरोबोन। तो पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है 1968 में, जब रोज नाम की एक सिंगल मदर अपने 4 बच्चों के साथ अपने पुश्तैनी घर में आती है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। एंड हाँ, इस घर का नाम है मैरोबोन रेजिस्टेंस। असल में ना ये लोग किसी से खुद को बचाने के लिए ही इंग्लैंड छोड़कर यूएसए के इस गांव में रहने आए हैं। तो रोज अपने बच्चों से कहती है कि एक काम करो, तुम सब अपना पास्ट भूल जाओ और इस नई जगह पर नई नई यादें बनाने की कोशिश करो। यहाँ घूमो फिरो, लोगों से अच्छे बात करो, नए नए दोस्त बनाओ। और हाँ, एक और चीज याद रखना, आज से तुम सबका सरनेम फेयरबैन नहीं बल्कि मैरोबोन है। सबसे छोटा लड़का जिसका नाम सैम है वो डरा सहमा पूछता है कि माँ क्या वो यहाँ भी आएगा। रोज कहती नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा और हाँ, हम सब यहाँ पर बड़े खुश रहेंगे। दोस्तों, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, ठीक है। अब वो इस घर में रहने लग जाते हैं और आसपास की जगहों में घूमने भी लगते हैं। ये गांव यार बहुत ही खूबसूरत लगता है और सभी यहाँ पर बड़े खुश भी नजर आते हैं। एक जगह पर ना छोटी छोटी गुफाएं होती हैं जहाँ पर वो आराम से खेलने लग जाते हैं। तब होती है उनकी मुलाकात एली नाम की एक लड़की से जो इसी गांव में रहती है। वो भी समझ आती है कि ये लोग यहाँ पर नए नए आए हैं, इसलिए वो इन्हें गांव में घुमाती है और पास के एक बीच पर लेकर जाती है जहाँ सभी बहुत मजे करते हैं। और वो एक ही दिन में एली के साथ बहुत अच्छे से अटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ आने से पहले इनकी लाइफ में न जाने कौन से दुखद घटनाएं हुई थी, लेकिन अब ये सब कुछ भूलकर बड़े खुश होते हैं। पर एक दिन ना रोज की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है। इनके पास उसके इलाज करवाने तक के पैसे नहीं होते। फिर वो अपने बड़े बेटे जैक से कहती है कि बेटा तुम अपनी बहन भाइयों का ख्याल रखना, हमेशा उनके साथ रहना, उन्हें हर खतरे से बचा कर रखना। अगर मैं मर गई तो मेरी मौत की खबर तक बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक कि तुम 21 साल के ना हो जाओ। असल में 21 साल से पहले किसी को ना लीगली ये हक नहीं मिलता कि वो बच्चों का ख्याल रख सके। इसलिए दोस्तों रोज ऐसा कह रही है। रोज वहां पर रखे एक बॉक्स की तरफ देखती है। जैक उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक लेटर होता है। ओहो, रोज तो तभी दम तोड़ देती है। जैक बहुत दुखी होता है कि अब मैं कैसे इतनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लूं। फिर वो अपने सिबलिंग्स को बुलाकर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। रोज ने लिखा होता है कि तुम चारों हमेशा साथ रहना, कभी आपस में लड़ना मत और हमेशा अपने बड़े भाई की बात सुनना और खुश रहना। कभी किसी से डरना मत क्योंकि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। माँ के मरने के बाद सभी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, लेकिन वो माँ के सामने एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हैं कि हम साथ रहेंगे, कभी किसी से लड़ेंगे नहीं, आराम से रहेंगे। एंड फिर बिना किसी को खबर किए वो अपनी माँ के मृत शरीर को एक जगह पर दफना देते हैं और एक नॉर्मल लाइफ मस्त तरीके से जीने लग जाते हैं। तो एक दिन होता ये कि जैक की छोटी बहन चेन कमरे में आराम से बैठी होती है कि अचानक एक बुलेट ग्लास पर लगता है। वो देखती है तो दूर एक आदमी गन लिए खड़ा है एंड वो डर जाती है, यार बच्ची जो है अभी। फिर वो जैक को बुलाती है। जैक भी मुड़कर देखता है और यहाँ पर सीन होता है कट। 6 महीने के बाद दिखाते हैं कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका है और लगता है उस शूटर की समस्या खत्म हो गई है। लेकिन ये चुटकू सैम है ना, इसको आईने में डरावने रूप दिखते हैं, इसलिए उसका डर कम करने के लिए घर के सारे आईनों को कपड़ों से ढक दिया जाता है। ऊपर अटारी से अजीब आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन जब भी जैक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसका सर दुखने लग जाता है। लाइफ इनकी किसी तरह चल रही होती है दोस्तों। चारों में से सिर्फ जैक बाहर जाता है और वो भी सिर्फ जरूरी चीजें खरीदने के लिए। बाकी 3 तो घर से बाहर कदम रखते ही नहीं। जब तक जैक 21 साल का नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि ये लोग बिना रोज के इस घर में रह रहे हैं। कभी कभी तो जैक जानबूझकर मेडिकल में जाकर माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आता है ताकि बाहर वालों को ये लगे कि इनकी माँ भी है जो अभी बीमार है और इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि रोज जिंदा नहीं है। दवाइयाँ खरीद कर जैक लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर एली काम करती है। एंड आपको बताना मैं भूल गया, ये दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लगे हैं। फिर एली उसको सैम के लिए एक बुक देती है क्योंकि जैक ने उसको बताया था कि सैम की एजुकेशन घर पर ही चल रही है। तभी किसी की आवाज को सुनकर जैक दूसरी ओर चला जाता है। एक्चुअली टॉम नाम का एक लॉयर लाइब्रेरी में आता है। उसे एली अच्छी लगती है, इसलिए वो अक्सर एली के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। लेकिन हाँ, एली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एंड तभी कोई आवाज को सुनकर वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर वो जैक चुपचाप बुक पढ़ रहा होता है। टॉम कहता है कि तुम लोगों ने मैरोबोन रेजिस्टेंस को अपने नाम करने का एप्लीकेशन दिया था ना।
उसे अप्रूव करवाने के लिए $200 लगेंगे, और हाँ, तुम्हारी माँ को कुछ पेपर साइन करने होंगे, इसलिए मैं कल तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। एंड दोस्तों जैक का यहाँ पर गला सूख जाता है कि अब क्या होगा। वो जरा डगमगाकर कहता है कि माँ तो बीमार है, आप मुझे वो पेपर्स दे दीजिए, मैं माँ से खुद साइन करवा कर आपको दे दूंगा, प्रॉब्लम खत्म। वो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही नेचुरल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द थोड़े डगमगाकर बाहर आते हैं। पर कहाँ टॉम नहीं मानता और अगले दिन घर आने के लिए बिल्कुल अड़ा रहता है। जैक तुरंत वहां से निकलता है क्योंकि अब उसको सारी समस्याएं देखनी है। घर पर सभी बहुत टेंस्ड होते हैं क्योंकि अगर वो आ गया तो सभी को पता चल जाएगा कि रोज मर चुकी है। ऊपर से इनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए $200 की फीस भी नहीं है। एंड तब मंझला भाई, जिसका नाम पिल है, वो कहता है कि 1 मिनट, हम उस सीक्रेट बॉक्स से $200 निकाल लेते हैं। पर जेन मना करती है दोस्तों। वो कहती है कि उस मनुष्य बॉक्स को हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, हमें वो पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए सब उस बॉक्स से $200 निकालने का फैसला कर लेते हैं। एंड दोस्तों जेन इसीलिए मना कर रही थी उसमें से पैसे निकालने के लिए क्योंकि उसे लगता है कि ये एक तरफ से मतलब एक शापित बॉक्स भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो उसी से पैसे निकालेंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि वो बॉक्स इन लोगों ने बीच के पास एक गुफा के अंदर डाल रखा था। बिल उसको निकालने जाता है तो वहां पर एक चाकू मिलता है उसको। वो उसे उठा लेता है और उस बॉक्स को भी लेकर घर आ जाता है। एंड एज एक्सपेक्टेड उस बॉक्स में बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसको देखकर सभी खुश। लेकिन जेन को ये ठीक नहीं लगता। पर कल टॉम को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं होता इनके पास। फिर वो घर की अच्छे से साफ सफाई और पेंट वगैरह भी कर देते हैं ताकि टॉम को सब कुछ नॉर्मल लगे। कई दिनों के बाद वो कपड़े धोकर सुखाते भी हैं, तो दूसरी ओर जेन अपनी माँ रोज के सिग्नेचर को प्रैक्टिस कर रही होती है। वहां जैक रोज के कमरे से कुछ चीजें निकालने जाता है। सैम भी माँ के कमरे में जाना चाहता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। अगले दिन वो बाहर टेबल चेयर वगैरह लगा देते हैं मस्त तरीके से, ताकि जहां तक हो सके टॉम को बाहर से ही निपटा दिया जाए, ये इनका प्लान है। एंड अब टॉम भी आ जाता है, सिर्फ जैक उससे बात करता है। उसे चाय नाश्ता करवाकर जैक उसे कवर में $200 रख कर देता है। टॉम भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि ये लोग चेक देंगे, लेकिन कैश पाकर वो खुश हो जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हारी माँ से भी जरा मिल लेता हूँ, उनका थोड़ा तबीयत वगैरह के बारे में पूछ लूंगा और इन पेपर्स पर उनके साइन भी ले लूंगा जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ। लेकिन जैक कहता है नहीं, मतलब माँ बीमार है और वो किसी से अभी मिल नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, ये पेपर्स मुझे दे दीजिए, मैं साइन करवा कर लेकर आ जाऊंगा। टॉम भी 1 सेकंड के लिए तो थोड़ा मतलब बिना कुछ कहे रहता है, लेकिन तभी मान जाता है। जैक भी तुरंत रोज के कमरे में जाता है जहाँ जेन उसका वेट कर रही होती है। पर उसे 2 पेपर्स पर साइन करने होंगे, मतलब दोनों साइन एक जैसे होने चाहिए, इसलिए वो थोड़ी और प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन क्या करें, बारिश भी बाहर हो जाती है और टॉम घर के अंदर आ जाता है। घर एकदम शांत होता है, सारे आईने कपड़ों से ढके होते हैं, जिसको देखकर उसको अजीब ही लगता है कि यार आईनों को क्यों ढका हुआ है। एंड अब वो रोज के कमरे की ओर आने लग जाता है तो उसकी आहट को सुनकर जैक ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो रोज से बात कर रहा हो। फिर मतलब क्या कहूँ इस सीन के लिए तो आपको, वो जल्दी से जेन से साइन लेकर टॉम के पास आ जाता है और कहता है आवाज मत कीजिए, माँ खराब मूड में अभी, प्लीज, वो चिल्ला जाएंगी। एंड टॉम भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और पेपर्स को ले लेता है। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का पिता बहुत ही बुरा आदमी है, क्या ये सच बात है? खैर तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। हो बाल बाल बच गया आज तो ये लोग। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चारों कोई पायरेट गेम खेलते हुए खाना खाते हैं। लेकिन तभी बिल उस बोर्ड गेम के डाइस को कमरे की ओर फेंक देता है। एंड चुटकू सैम डाइस उठा रहा होता है, तभी सीढ़ी पर एक और डाइस पड़ा होता है। अब जैसे सैम उसको उठाने जाता है ना, तो पीछे आईने पर ढका हुआ कपड़ा अपने आप गिर जाता है। सैम बेचारा पहले से डरा हुआ था और अब वो भूत भूत करके चिल्ला रहा होता है। तभी जैक वहां पर आता है और कहता है कि सभी फोर्ट के अंदर चले जाओ। असल में ये फोर्ट सैम के खेलने का टेंट होता है दोस्तों, जिसमें सभी छुप जाते हैं। जैक अकेला लैडर की मदद से उस बड़े आईने को कपड़े से कवर करने जाता है तो सीलिंग टूटी होती है और एक होल बन चुका था। जैक उस होल से देखता है तो ऐसा लगता है कि वहां कोई रूप खिसक रहा है। हाँ दोस्तों, रूप। एंड उसे देखते पता नहीं जैक का सर दर्द क्यों शुरू हो जाता है, वो नीचे ही गिरता है। फिर जब उसको कुछ देर के बाद होश आता है तो वो टेंट के अंदर होता है। जेन कहती है कि वो भूत अपने पैसे लेने के लिए आया है, हमें उन पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, मैंने पहले ही कहा था। अब दोस्तों ये किस भूत की बात कर रहे हैं, आराम से सुनिए बस, आप आगे पता चल जाएगा। अगले दिन बिल क्या करता है देखिए, उन पैसे वाले बॉक्स को चिमनी के अंदर डाल देता है जो सीधे अटारी में जाकर गिरता है। दूसरी ओर टॉम तो एली के पीछे पड़ जाता है कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी ड्रॉप कर दूंगा। हालांकि एली उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, पर वो परेशान करने लगता है तो एली चिढ़ जाती है। रास्ते भर वो जैक के परिवार और उनकी अजीब लाइफस्टाइल के बारे में ही बात करने लगता है कि वो एकदम अलग क्यों रहते हैं, ना किसी से ठीक से बात करते हैं, ना किसी से मिलते हैं, पता नहीं कैसी फैमिली है। घर के अंदर भी चारों बंद पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या है। और मैंने सुना है कि उनका बाप एक कातिल है। पर एली कहती है देखो ये उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी मर्जी, वो कैसे रहे इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तो शाम को दिखाते हैं कि क्या होता है।
जैक सैम को गोद में बिठाकर खिड़की पर बैठा एक टॉर्च के जरिए बहुत दूर खड़ी एली से कम्युनिकेट कर रहा होता है। एली अपने घर में होती है और ये दोनों इस तरह मोर्स कोड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एली भी उसका मैसेज कॉपी कर लेती है जिसमें उसने कहा होता है कि कल बीच के पास मिलेंगे। फिर क्या था, अगले दिन दोनों बीच के पास बैठकर आराम से बात कर रहे होते हैं। एली जैक के पिता के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उस आदमी की बात ही मत करो तुम, हमें बहुत टॉर्चर किया है उसने। एंड फिर ये सुनकर एली को उसके लिए ना थोड़ा बुरा भी लगता है और पूछती है क्या वो अब भी इंग्लैंड में रहते हैं। जैक कहता है नहीं, उनकी मौत हो चुकी है और अब हमारा परिवार पहले से काफी खुश है। लेकिन कुछ दूर से टॉम इन दोनों को साथ देखकर थोड़ा जल रहा होता है, थोड़ा क्या बहुत जलकर राख हो जाता है वो। एंड जब जैक घर आता है ना तो बिल बहुत गुस्से में होता है कि हम सबको इस घर में जेल की तरह बंद कर तुम बाहर अकेले उस लड़की के साथ मजे कर रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ जरूरी चीजें लेने के लिए बाहर जाना होता है ना, तो फिर ये क्यों। एंड अब जैक का भी दिमाग फिर जाता है, वो सोचता है कि यार इनके लिए इतना कर रहा हूँ, इतनी जिम्मेदारी है, थोड़ा अपना स्ट्रेस के लिए भी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकता क्या। एंड वो बिल को ही डांट कर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। उसी शाम को जैक नहा रहा होता है तो सैम चुपके से रोज के कमरे की चाबी निकाल लेता है और उसके कमरे में चला जाता है। असल में ना सैम अपनी माँ के कमरे में जाने के लिए बहुत तरस रहा था काफी समय से, लेकिन जैक उसको कमरे में जाने देता नहीं था। पर आज उसके पास मौका है। अब मौका पाकर वो कमरे में तो चला जाता है, वहाँ इनकी फैमिली फोटो भी होती है और माँ की चीजों को देखकर बेचारा अपनी माँ को बहुत मिस करता है। होता है यार। फिर वो एक बेंच पर चढ़कर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ के आईने का जो कपड़ा है वो नीचे गिर जाता है। सैम भी जल्दी से घबराकर उस कपड़े को लपेटकर धीरे से आईने में देखता है तो उसके छोटे से रूप के बजाय एक बड़े लड़के का रूप दिखता है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग। सैम तुरंत चिल्लाता है और यहाँ पर होता है सीन कट। अगले सीन में सभी बहुत ही टेंस्ड दिखते हैं। जेन कहती है कि सैम माँ के कमरे में गया था और वहाँ आईने का कपड़ा अपने आप सरक कर गिर गया। मुझे लगता है कि अटारी में वही भूत है जिसकी आवाजें हमको सुनाई देती है। एंड इनकी बातों से पता चलता है दोस्तों कि ये लोग अपने पिता की बात कर रहे हैं, यानी इन सब का कत्ल करने के लिए इनका पिता इंग्लैंड से यहाँ पर आया था। एंड इन सब ने मिलकर उसे अटारी में एकदम सील कर दिया था। इन्हें लगा कि वो मर गया है और उसी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है, इनको ऐसा लगता है। जेन कहती है कि हमें उसकी बॉडी को दफना देना चाहिए, तब उसकी आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी। पर जैक कहता है 1 मिनट, हम में से कोई भी अटारी के पास नहीं जाएगा, याद रखना। तो दूसरी ओर दिखाते हैं टॉम को न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े लॉ फर्म में नौकरी मिली है। वो चाहता है कि एली उससे शादी करे और दोनों आराम से न्यूयॉर्क में एक अच्छी लाइफ की शुरुआत करें, लेकिन एली कहाँ वो इसे पसंद भी नहीं करती और तुरंत इनकार कर देती है। पर टॉम ये भी जानता है कि वो जैक से प्यार करती है, इसीलिए वो जैक के पिता सिमन का केस फाइल उसको देकर कहता है ये है उसकी फैमिली हिस्ट्री, इसे पढ़ोगे तो उनकी असलियत जान जाओगे तुम। ये कहकर वो चला जाता है। एंड उस फाइल से एली को पता चलता है कि जैक का पिता सिमन इंग्लैंड में एक खतरनाक सीरियल किलर था। उसने अपनी बेटी जेन का भी कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब परिवार वालों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन कुछ महीने पहले सिमन जेल से बच निकला। अब आगे दिखाते हैं तो यहाँ जेन घर की सफाई कर रही होती है, तभी अटारी से ना आवाज आती है दोबारा, और ये लोग एक रकून पाल रहे होते हैं जो अटारी पर चढ़ जाता है। जेन सीढ़ी चढ़कर उसको थोड़ा खाना देती है एंड तभी उसके हाथ पर एक और हाथ पड़ता है। जेन घबराकर हाथ निकाल लेती है और साबुन से अच्छे से हाथ धो लेती है। वहाँ दूसरी ओर दिखाते हैं टॉम को न्यूयॉर्क के लॉ फर्म से कॉल आता है कि तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते हम, सॉरी, लेकिन तुम्हें अपना पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें $5000 देने होंगे। अब टॉम भी टूट जाता है क्योंकि अब उसको नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही उसके पास पार्टनरशिप के लिए $5000 है। वो थोड़े टेंशन में तोड़फोड़ मचाने लग जाता है, डॉक्यूमेंट्स को फेंकने लगता है, लेकिन उसके पास पता है क्या है, पैनी नजर। वो पढ़ती है कागज पर जिस पे लिखा हुआ है सिमन यानी कि इनका बाप, मतलब जैक वगैरह का बाप $10,000 चुरा कर भागा था और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। टॉम भी इसकी खोपड़ी बहुत तेज, वो समझ जाता है कि उन $10,000 में से ही जैक ने उसे $200 दिए, मतलब बाकी के पैसे जैक के घर में ही होंगे। वो सीधे जैक के घर पर चला जाता है और जैक से कहता है कि तुम्हारा बाप $10,000 चुरा कर भागा और तुमने अपनी माँ का नकली साइन किया है डॉक्यूमेंट पर, समझे बेटा। खैर मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास $10,000 हैं, मुझे बस वो पैसे दे दो वरना पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। इस तरह दोस्तों धमका कर वो चला जाता है। पर इन लोगों ने तो पैसे का बॉक्स अटारी में फेंक दिया था और अब पैसे निकालने के लिए इनको अटारी में जाना होगा जहां वो भूत रहता है। लेकिन उसी रात बिल किसी को बिना कुछ बताए चिमनी के अंदर रस्सी की मदद से उतरने लग जाता है। वो अटारी में पहुंचता है तो वहां पर घनघोर अंधेरा होता है। बिल आग को जलाकर जगह जगह देखता है तो बिल्ली, चूहे बहुत सारे मरे पड़े होते हैं, लगता है किसी ने उनको चिथड़े चिथड़े करके खाया है।
बिल की सांस इतनी तेज चल रही होती है कि क्या कहें। वो इधर उधर देखता है तो उसको वो बॉक्स दिख जाता है। वो उसको उठाकर वहां से निकलने वाला होता है कि वहां किसी का रूप दिखता है। धीरे धीरे वो रूप जलती हुई थैली अपने हाथ में ले लेता है और अपना चेहरा दिखाने वाला होता है कि बिल घबरा कर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लगता है ये इनका पिता सिमन है। खैर अभी पता चल जाएगा, पर ये भूत है या फिर मरा नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं अभी फिलहाल। लेकिन वो रस्सी पकड़कर खींचने लगता है। बिल की तो लगभग सांस ही रुक जाती है। वो बॉक्स को तो नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर भी वो भूत जैसी चीज उस रस्सी को नहीं छोड़ता। बिल भी अपनी चाकू से नीचे की रस्सी काट देता है और बचकर बाहर निकलता है। कुछ देर के बाद जैक की आंखें खुलती है तो न जाने क्यों उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है। वो देखता है कि बिल को बहुत चोट लगी हुई है और जेन उसका फर्स्ट एड कर रही है। तब वो जैक को बताता है कि हमारा बाप जिंदा है, वो जल्लाद मरा नहीं। बारिश के पानी को जमा करके वो पीता रहता है और वहां पर जो भी छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं ना, उनको मार कर खाता है। इस तरह वो जिंदा रह रहा है। एंड अब बाप का नाम सुनते ही जैक बहुत घबरा जाता है, जिस वजह से उसको बहुत बुरा दौरा भी पड़ जाता है। जेन भी घबरा जाती है कि अब मिलकर क्या करें। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें एली को सब कुछ बता देना चाहिए, वही जैक को संभाल सकती है। उस रात वो टॉर्च को ऑन ऑफ करके कोड की तरह एली से कम्युनिकेट करते हैं कि कल बीच के पास गुफा वाली जगह पे आ जाओ। अगले दिन एली भी उस जगह पहुंच जाती है। वहां ना जैक होता है और ना ही उसके भाई बहन। पत्थरों के बीच एक बुक होती है जिस पर लिखा होता है ये हमारी कहानी है। एली उसको पढ़ने लग जाती है। उसमें लिखा होता है कि किस तरह जैक और उसका परिवार इंग्लैंड में रहते थे और कब और क्यों वो इस गांव में आए। दूसरी ओर टॉम $10,000 लेने के लिए जैक के घर आता है, लेकिन वहां पर किसी को ना पाकर वो अपना बैग वहां रखकर घर में हर जगह ढूंढता है। वो तो इतना बेताब होता है कि आईनों पर लगे कपड़े भी निकाल लेता है। फिर वो रोज के कमरे में जाकर उसका टेबल वगैरह सर्च करता है और तब जाकर उसको पता चलता है कि रोज तो कब की मर चुकी है, लेकिन टॉम पर सिर्फ अभी $10,000 का भूत सवार है। वो ढूंढते ढूंढते उस अटारी के पास पहुंच जाता है। वहां की दीवार एकदम सील की गई होती है। वो जान जाता है कि इस दीवार के पीछे ही इन लोगों ने पैसे छुपा कर रखे होंगे पक्का, ताकि उसको कोई निकाल ना पाए। वो भी हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो नहीं जानता कि सीरियल किलर सिमन अटारी में है। यहाँ एली उस बुक में एक पेज पर पहुंच जाती है जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, और ये उस दिन का फ्लैशबैक है जब जेन अपने कमरे में बैठी थी और उसे बुलेट की आवाज आई थी और उसने देखा कि दूर एक आदमी गन लिए खड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों वैसे सीन कट हो गया था, तो एक्चुअली वो आदमी कोई और नहीं, इनका पिता सिमन था। तब जेन ने डर के मारे जैक को बुलाया और तब जैक ने इन तीनों को अटारी में सेफ रहने को कहा और खुद अकेला पैसों का वो बॉक्स लेकर बाहर आया। उसने सिमन से कहा कि तुम अपने पैसे लेकर चले जाओ, हमें छोड़ दो। तब सिमन ने अपनी गन पेड़ पर रखकर जैक को जंगल के अंदर आने के लिए कहा था। जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो बीच के पास गुफाओं वाली उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जैक कहता है कि अपने पैसे ले लो और चलते जाओ यहाँ से, प्लीज हमें यहाँ चैन से जीने दो। लेकिन सिमन ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी दोस्तों। असल में ये एक साइको है जो अपने परिवार के हर सदस्य को मार डालना चाहता था। वो जैक को मार ही डालता है, लेकिन जैक अपने साथ चाकू लेकर आया था और वो उसे सिमन के गले में घुसाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन उस जल्लाद की जान नहीं निकलती। वो चाकू निकाल कर फेंकता है और फिर जैक को मारने के लिए उसके पीछे आ जाता है। जैक उसका सामना करता है, लेकिन सिमन उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊंची चट्टान से नीचे धकेल देता है। फिर वो घर की ओर बढ़ता है। यहाँ ये तीनों चुपचाप अटारी में छुपे होते हैं, लेकिन सिमन दरवाजे से नहीं आता बल्कि चिमनी से सीधे अटारी में आ जाता है। फिर वो अपने तीनों बच्चों पर बुरी तरह हमला करता है। यहाँ जैक को नीचे गिरने से थोड़ी चोट आ गई थी, लेकिन वो उठकर अपने भाई बहन को बचाने के लिए घर में भाग जाता है। साथ ही वो सिमन की गन भी उठा लेता है। कट करके यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि टॉम अब उस दीवार को हथौड़े से तोड़कर अंदर जा चुका है और यहाँ पर एक खतरनाक ट्विस्ट होता है रिवील। अटारी के अंदर जैक के भाई बिल और सैम और उनकी बहन जेन तीनों की सड़ी हुई लाशें पड़ी होती है। सड़ी हुई लाशें दोस्तों तीनों की। शॉक, हम भी और आप भी। टॉम भी शॉक में खड़ा हो जाता है। वापस फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैक को पता चल गया था उस दिन कि सिमन ने उन तीनों को मार डाला था। उस दिन मतलब जब जैक को उसने नीचे धकेल दिया था और खुद घर में आ गया वो बच्चों को मारने के लिए। समझ गया आप? तो जैक को भी पता चल गया कि उसके भाई बहन मर गए, तो जैक अटारी को हमेशा के लिए कंक्रीट से सील कर देता है। वो अपने भाई बहन के बिना जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने जाता है कि अचानक टेंट के अंदर से कोई आवाज आती है। जैक अंदर आकर देखता है तो जेन, बिल और सैम गहरी नींद में सोए होते हैं। हालांकि ये बस जैक का इमेजिनेशन था। दरअसल उन तीनों के मरने के बाद भी जैक इमेजिन करने लगा था कि उसके भाई बहन जिंदा हैं और वो उसी झूठ के सहारे जीने लगा था। वो सिर्फ जैक की इमेजिनेशन में ही जी रहे थे, जिस वजह से वो सिर्फ उसे ही दिखते थे। अगर घर में आईने होते तो उसे एहसास हो जाता कि वो अकेला है और उसका इमेजिनेशन टूट जाता। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए वो सारे आईने को कवर करके रखता था। उसने ये बात अपने मन में बैठा ली थी कि मेरे भाई और बहन अभी जिंदा हैं।
वक्त के गुजरते उसकी मानसिक स्थिति इस तरह बदल जाती है कि उसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पनपने लग जाते हैं। यानी वो कभी खुद को बिल समझता है तो कभी खुद को सैम और कभी जेन। इसीलिए जब एक सीन में आपको याद होगा, सैम रोज के कमरे में गया और चादर ओढ़कर उसने अपना रूप आईने में देखा तो उसको एक बड़े लड़के का रूप देखा। उस वक्त दोस्तों जैक ने खुद को सैम समझा, लेकिन आईने में उसने अपना यानी जैक का असली रूप देखा जो कि उसको बड़ा लगा और वो डर गया। एंड इसी वजह से हमेशा घर से सिर्फ जैक ही बाहर निकलता था, बाकी तीन नहीं, क्योंकि सिर्फ जैक जिंदा था। और अटारी में जैक के भाई बहन की लाशें थी और सिमन अभी जिंदा था दोस्तों, इसीलिए वो अटारी की तरफ जाने से डरता था। एंड सिमन को बाहर निकलने से रोकने के लिए जैक ने अटारी के दरवाजे के आगे दीवार बनाकर उस जगह को पूरा सील कर दिया। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था और वो था चिमनी का रास्ता, लेकिन चिमनी को भी जैक ने बंद कर दिया था। दूसरी ओर बुक को पढ़कर यहाँ एली, अरे आपको पता है ना बुक पढ़ रही है वो, एली सारी सच्चाई जान जाती है। वो तुरंत जैक के घर पर जाती है जहाँ वो अकेला अपने दोनों भाइयों और बहन की तरह बातें कर रहा होता है। उसकी हालत को देखकर एली को बहुत बुरा लगता है। तभी वो कोई आवाज को सुनती है और देखती है कि टॉम का बैग वहाँ पर रखा हुआ है। एली उसे ढूंढते हुए अटारी की ओर जाती है तो देखती है अटारी की दीवार टूटी हुई है। एली अंदर जाती है तो जेन, बिल और सैम की लाशें पड़ी होती हैं और टॉम मौत से लड़ रहा होता है। एली पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कैसे आए यहाँ पर? लेकिन तब उस कमरे का दरवाजा बंद होता है और सिमन नजर आता है वहां पर। वो एली पर हमला करके उसकी ओर आने लग जाता है। एली चिल्लाती है कि जैक मेरी मदद करो प्लीज, लेकिन जैक तो अटारी में जाने से डरता है, इसलिए वो टेंट में ही बैठा होता है। पर बिल साहसी लड़का है और वो अटारी के अंदर आ जाता है, यानी कि अभी जैक बिल बना हुआ है। एली भी ये जानती है तो अब वो चिल्लाती है कि बिल प्लीज मेरी मदद करो। अब जैक खुद को बिल मान लेता है क्योंकि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब उसमें बिल की हिम्मत आ जाती है और वो अटारी की ओर बढ़ जाता है। सिमन भी एली का गला दबा रहा होता है कि ऐन वक्त पर जैक वहां पर आ जाता है और सिमन को शूट करके मार डालता है। कट करके कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं कि एली एक डॉक्टर के सामने बैठी हुई है। असल में एली जैक की हालत बखूबी समझती है और उसने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी हालत में जैक को छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो जैक के साथ ही रहती है क्योंकि वो जैक से बहुत प्यार करती है। डॉक्टर भी जैक के लिए कुछ दवाइयां देते हैं और एली को एडवाइस भी करते हैं कि तुम जैक के पीछे अपनी लाइफ खराब मत करो, ये एक तरफ से थोड़ा मेंटल हो गया है, उसे ये दवाइयां दे दो, वो ठीक हो जाएगा और तुम अपनी लाइफ में मतलब कुछ बढ़िया करो, किसी और लड़के को देखो। लेकिन नहीं दोस्तों, एली जैक को उनकी कोई दवाई नहीं देती क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो जैक को अपने भाइयों और बहनों की मेमोरीज के साथ ही स्वीकार करेगी। अगर इसी में जैक की खुशी है तो उसी खुशी को मैं क्यों छीनूं? इसी ख्याल के साथ वो जैक के साथ अब खुश रहने लग जाती है। खैर अंत में दिखाते हैं कि जैक और एली घर में आराम से बैठकर जैक की फैमिली फोटो को देख रहे होते हैं और बाहर थोड़ी दूर पर जैक के दोनों भाई और उसकी बहन मिलकर आराम से खेल रहे होते हैं। और इसी दृश्य के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। तो हमें उम्मीद क्या मतलब श्योरिटी है कि आपने ये मूवी बहुत पसंद की होगी। कमेंट से बताइएगा आपको कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।